नमस्कार साथियों, प्रवचन डिजिटल में आपका स्वागत है। साथियों, आप सभी को एक युवक की याद शायद अभी भूले नहीं होंगे। कुछ ही दिन पहले की बात है, लगभग हफ्ता भर भी अभी तक नहीं हुआ होगा। एक युवक बागेश्वर का कांडा ब्लॉक का एक युवक था। वो बड़ी तेज़ी से सुर्खियों में आया था। उसके बारे में ये कहा गया था कि वो एक प्रवासी युवक है और दिल्ली से लौटने के बाद उसने वापस जाने का इरादा छोड़ दिया और अब उसने जो है बागेश्वर के जो कांडा बाज़ार में वहाँ पर एक सैलून खोला है और उससे अपनी आजीविका कमा रहा है। तो दोस्तों, इस युवक की बात हम आपको बताते हैं। इस युवक के बारे में हमारे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने एक ट्वीट किया था। उसमें लिखते हैं, आज के स्वरोजगार के प्रेरणा स्रोत बागेश्वर ज़िले के कांडा तहसील के कंडे कनियाल गांव के 24 वर्षीय पवन हैं, जिन्होंने दिल्ली वापस जाने का इरादा छोड़ अपने ही क्षेत्र में एक सैलून खोल न सिर्फ स्वयं के लिए स्वरोजगार सृजित किया, बल्कि एक और साथी को रोजगार दिया। दोस्तों, जैसे ही सीएम साहब का ये ट्वीट आया, उसके बाद सोशल मीडिया पे ये युवक जो है इतना चर्चित हो गया। उसे सोशल मीडिया से फ़ोन आने लगे, मेन स्ट्रीम मीडिया के फ़ोन आने लगे, पुलिस वाले उसके घर चले गए, प्रशासन उससे लोन देने की बात करने लगे, एसडीएम का फ़ोन, देहरादून से तमाम लोगों के फ़ोन उसके पास आए और उसकी समझ में ये बात नहीं आई कि अब वो अपनी दुकान चलाए या फिर अपने घर जाए, क्या करे। और वो युवक इतना डर गया कि आखिर में उस युवक ने अपने हिस्से की दुकान समेट करके जो है अपने घर चला गया। आज वो कहीं भी जॉब पे नहीं है। इसके बारे में कहा गया था युवक के बारे में कि ये युवक प्रवासी है और दिल्ली वापस जाने का इरादा छोड़ करके उसने ये स्वरोजगार शुरू किया है। दोस्तों, ये युवक दिल्ली तो क्या, ये कभी हल्द्वानी से भी आगे बमुश्किल गया होगा। लेकिन देखिए कि जब सीएम साहब ने इसके बारे में ये ट्वीट किया, तो जब इस ट्वीट पे प्रवचन ने और अन्य तमाम कुछ संस्थानों ने भी इस पे जब सवाल खड़े किए कि भाई ये युवक तो कहाँ गया होगा, क्या गया होगा, कौन ये हकीकत है, तो पता चला कि ये युवक तो दिल्ली के तो हल्द्वानी से आगे नहीं गया कभी। और जब हमने इस पे कुछ स्टोरीज़ करी, जैसे कि इस पे एक स्टोरी थी कि ये युवक बड़ी मजबूरी में सैलून की दुकान खोलने के लिए जो है सैलून खोलने के लिए इसने शुरुआत करी थी। इसके पाँव में दिक्कत थी। उसे वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार ने उसको एक्सरे के लिए पैसे दे करके डॉक्टर के पास दिखाने के लिए कहा था। तो डॉक्टर ने कहा कि भाई, आप जो पेशा कर रहे हो, इस पेशे में अगर ज़रा भी आप खड़े रहे तो आपके पाँव में जो स्वेलिंग है, दर्द है, ये और बढ़ जाएगा। तो वो भी एक बड़ी जेन्युइन बात थी। और ये युवक ने प्रवचन से बोला कि जब ये चर्चा का विषय बना कि जो उसने सैलून खोला है, तो उसके बाद कुछ पुलिस के लोग उसके पास गए, युवक के पास, और उसको बोला ज़बरदस्ती कि भाई आप एक तहरीर लिख दो कि आपके किस्से के बारे में कुछ मीडिया वाले अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, उनके खिलाफ आप तहरीर लिखो। अब अनर्गल बयानबाजी कौन कर रहा था? सीएम साहब ने एक बड़ा झूठ बोला कि ये युवक प्रवासी है और दिल्ली वापस लौटने का इसने इरादा छोड़ दिया। तो उसमें अगर प्रवचन ने या किसी और व्यक्ति ने उसकी हकीकत जानने की प्रयास किए, तो इसमें गलत कौन बोल रहा था? सीएम साहब बोल रहे थे गलत, या प्रवचन या कोई अन्य लोग गलत बोल रहे थे? पुलिस वाले उसके पास गए और उससे कहा कि तुम एक तहरीर लिखो। उसने प्रवचन से बात की, हम आपको सुनाते हैं। और वो युवक कहता है कि उस पूरी रात उसके परिवार वालों ने एक दाना तक मुँह में नहीं रखा। वो लोग इस बात से, पुलिस के आने से इतना डर गए थे। और जो लोग उनकी मदद करने वाले, उनको जानने वाले लोग थे, वो भी दूर से ही खड़े होकर देख रहे थे कि भाई आखिर इसके घर पे पुलिस क्यों आई है। तो दोस्तों, बड़ा सवाल एक सिस्टम पे खड़ा होता है कि जहाँ कहीं मार पिटाई हो जाती है, संगीन अपराध हो जाते हैं, जघन्य अपराध हो जाते हैं, उनकी तक पुलिस तहरीर स्वीकार नहीं करती, मुकदमा दर्ज नहीं करती। और जब पुलिस से पूछा जाता है कि साहब इतना बड़ा अपराध हो गया, फलानी जगह इतना संगीन घटना हो गई, आपने अभी तक तहरीर क्यों नहीं, ये मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया, इस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया, तो वो क्या बोलते हैं? जी, पुलिस के पास अभी तक शिकायत नहीं आई है। अगर पुलिस के पास कोई शिकायत लेके आएगा तो पुलिस उसका संज्ञान लेगी। एक तरफ पुलिस का ये रवैया रहता है, और दूसरी तरफ पुलिस खुद से उस युवक के पास गई और उसको कहा कि भाई तुम एक तहरीर दो। तो बड़ा सवाल यह है कि पुलिस किसके इशारे पे उस युवक के पास गई और किसके इशारे पे उसे उकसाया तहरीर देने के लिए? ये एक बड़ा सवाल है। और पुलिस के इस तरीके से पेश आने के कारण उसके पूरे परिवार वालों ने उस रात खाना नहीं खाया। वो इतना आतंकित हो गए।
और आज के डेट में ये हाल है कि वो युवक अपनी दुकान बंद करके घर में बैठा है। तो इसके जिम्मेदार कौन है? आप देखते होंगे साथियों कि मीडिया की आवाज़ बंद करने के लिए तमाम तरीके के कानूनों का इस्तेमाल सरकार करती है। ठीक है, अगर कभी मीडिया गलत है आप इस्तेमाल कीजिए, मुकदमे दर्ज कीजिए, लेकिन आप इस तरीके से पुलिस का इस्तेमाल करेंगे कि वो जिसको शिकायत भी नहीं है किसी से, उसको कहेंगे, उसको प्रलोभन देंगे, उस पर दबाव डालेंगे, उसको कहेंगे कि नहीं तुम तहरीर दो। तो ये पुलिस का गलत इस्तेमाल है। और पुलिस किसके कहने पे वहाँ गई उस युवक से पूछने, ये भी एक अपने शोध का विषय है, जांच का विषय है। अगर ये सरकार जांच नहीं करेगी तो इस सरकार के आने के बाद जांच होगी। और कोई ना कोई देख रहा है, ये पब्लिक देख रही है, जनता देख रही है कि किस तरीके से पुलिस का गलत इस्तेमाल लोगों को मुकदमे में फंसाने के लिए किया जा रहा है। आज ही एक सोशल एक्टिविस्ट हैं देवेश आदमी, उन्होंने जब ग्राम प्रधानों को पैसा न मिलने की बात सोशल मीडिया में डाली तो उनके खिलाफ बेताल घाट में कहीं मुकदमा दर्ज हो गया है। किसी भाजपाई कार्यकर्ता ने उनके खिलाफ तहरीर दिलवाई और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। ये समाज में जो भी लोग कुछ आवाज़ उठाने के लिए हैं, झूठ बोलने वालों के लिए सवाल उठाने के लिए हैं, उन सभी लोगों को इस तरीके से मुकदमों में फंसाया जा रहा है। इस रिकॉर्डिंग को आप सुनिए, वो युवक क्या बोल रहा है। बस हो गया। अच्छा, अपने पाँव की वजह से दिक्कत है, मतलब पुलिस पाँव और के- इससे कोई दिक्कत नहीं है ना? दिक्कत नहीं है सर, बस इतना है कि वो मतलब उस दिन डर गया था सर, मैं बहुत डरा, हमने खाना ही नहीं खाया, पूरा परिवार में किसी ने अन्न का दाना नहीं खाया। उस किस दिन? कुछ डर गए थे सर। हेलो, किस दिन? जिस दिन पुलिस ने मेरे मतलब बयान लिए और वो 2 बार आई पुलिस, तो सर डर तो लगी गई सर। नहीं, किस वजह से, क्या बयान लिया, क्या ऐसा था, कुछ ऐसा बताओ। मतलब सीएम सर के उसने जो कमेंट किए इनके कानून, फिर तो जला दिया था एक को। ना सीएम सर के उसमें कमेंट करा, मैंने थोड़ी किया, मुझे तो आता ही नहीं। तुम जानते हो वैसे? मैंने कहा मैं नहीं जानता हूँ सर इनको कौन है क्या है। हाँ, और क्या कह रहे थे? ठीक है, तुम ये लिखो, इन पे कानूनी कार्रवाई हो करके लिखो गए थे। हाँ, तो मैंने लिख दिया। फिर मतलब उस दिन बहुत ही डरा सर, मैंने बहुत ही डर लगा। घर में सब मैं भी रोया, बाबू भी रोए, मम्मी भी रोई, सब रोए हम। और खाना हम किसी ने नहीं खाया, जितना खाना था सब बर्बाद हुआ। वो शाम को भी ऐसी ही रात ही दूसरे दिन जानवरों को देखा। आपके घर में कौन कौन है, परिवार में कितने लोग हैं? सब भाई है, भाभी है और मम्मी है, बाबू है और 2 बच्चे हैं। बच्चे किसके, भाई के? आपकी शादी हुई? नहीं सर, भाई के हैं। भाई के हैं। तो भाई नौकरी करता है? नहीं सर, वो भी कृषि कार्य करते हैं घर में। अच्छा, पिताजी? पिताजी भी कृषि कार्य करते हैं। वो वृद्धावस्था पेंशन मिलती है मम्मी और बाबू को, उसी से घर चलता है सर। इससे आपको पता लग जाएगा कि पुलिस किस तरीके से जबरन सच के लिए आवाज़ उठाने वालों के खिलाफ षड्यंत्र के तहत मुकदमे दर्ज करवाने के प्रयास कर रही है। दोस्तों, नंबर 1 बात तो यह है। नंबर 2 बात यह है कि उस युवक के लिए जो चुपचाप अपनी दुकान खोल रहा था, उस युवक का परिवार मात्र वृद्धावस्था पेंशन जो उसके माँ बाप को मिलती है उसके भरोसे चल रहा है। इसके अलावा उसके घर में रोजगार का कोई साधन नहीं है। इसके बावजूद जब ये सीएम साहब के ट्वीट से ये युवक चर्चा में आया कि भाई दिल्ली से लौटा प्रवासी है और चर्चा हुई मीडिया में भी, तो उसे एसडीएम का भी फ़ोन आया और प्रशासन के लोगों का फ़ोन आया। उसको बोला भाई कि तुम लोन ले लो। लेकिन लोनिंग की जो यहाँ व्यवस्था है उत्तराखंड में वो इतनी क्रूर है, जो कमीशन खोरी होती है और जिस तरीके से एक बार लोन लेने के बाद आदमी को कर्ज के जंजाल में फंसा दिया जाता है। जितना वो मांगता है उतना देंगे नहीं, जितना देंगे उसमें अपना हिस्सा पहले रख लेंगे, बड़ी अमाउंट। और हालत ये कर लेते हैं लोन लेने वाले की कि वो लोन ले करके कुछ स्वरोजगार करने की स्थिति में नहीं रहता। यही एक बड़ा उदाहरण था कि उसके फादर ने, युवक के बूढ़े माँ बाप ने उसको मना किया कि बेटा लोन मत लेना, लोन के जंजाल में जो एक बार फंस गया तो फिर निकल नहीं पाता। तीसरी बात एक और है कि जिस तरीके से सीएम साहब और तमाम लोग कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की जा रही है और मेरे ख्याल से इस पर 1 महीने से लगातार मीडिया में बवाल हो रहा है, लेकिन जो स्वरोजगार के लिए आवेदन करने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की जो वेबसाइट है वो लॉगिन नहीं हो रही है। वो सभी लोगों की शिकायत है
जब लॉगिन नहीं हो रही तो लोग शिकायत कर रहे हैं, तो उनके बारे में क्या कहा जा रहा है कि जी अभी इस पर काम चल रहा है। और अगर इस पर काम चल रहा है तो आप प्रॉपर कोई काम करके, प्रॉपर कोई चीज़ ठीक करके फिर क्यों नहीं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लाते हो चीज़ों को। चौथी बात यह है कि इस बात को भी देखना पड़ेगा कि आपकी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में अगर कोई युवक एक बार लोन के लिए अप्लाई करता है तो उसे सब्सिडी तो तब मिलेगी जब उसे बैंक लोन देगा। बैंक उसे लोन क्यों नहीं देता है? बैंक को जवाबदेही बनाने का काम किसका है? SLVC की मीटिंग होती है, स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की, डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंकर्स कमेटी की मीटिंग्स होती हैं, लेकिन उसमें भी आप तमाम पहाड़ों की यह हालत है कि वहाँ बैंक केवल जमा पूंजी रखने के तो काम आते हैं। वहाँ का जो क्रेडिट रेशियो है वो बड़ा हाई है, लेकिन जो लोन देने का रेशियो, जो CD रेशियो है, उसके हिसाब से देखो तो वो लोन देने में कोई भी बैंक जो है आगे नहीं आता। जबकि होना ये चाहिए कि जब एक बार कोई भी लोन अप्लाई करने के लिए उद्योग विभाग में जब लोन अप्लाई किया जाता है, उसको उद्योग विभाग बाकायदा प्रशिक्षण देता है, उसका प्रपोजल उद्योग विभाग देखता है। तो सवाल ये है कि जब उद्योग विभाग और सरकार ये निश्चित कर लेती हैं कि भाई इसको सब्सिडी दी जानी है 15-20% सब्सिडी, तो जब सरकार सब्सिडी देने के योग्य जिस प्रोजेक्ट को पाती है, उसी प्रोजेक्ट को बैंक लोन देने के योग्य क्यों नहीं पाता है? फिर अंजाम क्या होता है? फिर वो युवक घूमता रह जाता है, सरकारों का विज्ञापन हो गया, सरकारों की वाहवाही हो गई और युवक जो है वहीं चक्कर काटते रह जाता है। फिर वो युवक जो है बैंकों की कमीशन खोरी के चक्कर में फंस जाता है। अगर आपने कमीशन दे दिया तो लोन पास हो जाएगा, कमीशन नहीं दिया तो आपकी हालत ये कर देंगे कि आपको अपनी सब्सिडी भी वापस करनी पड़ जाएगी। कई ऐसे सैकड़ों ऐसे केस हैं कि 25-30% सब्सिडी जो ली भी वो भी वापस करनी पड़ जाती है लोगों को। तो हमारी ये अपील है सरकार से भी कि आप एक ऐसा सिस्टम बनाइए कि जो भी लोन पास हो उसका आप जब आप फाइनल करते हैं, उसे प्रशिक्षण देते हैं, उसका प्रपोजल ओके करते हैं, उसकी सब्सिडी ओके करते हैं, तो आप बैंक को भी उसको ओके करके दें कि भाई जब हमारी ओर से, विशेषज्ञों की ओर से ये फाइनल हो गया है, उसमें आप चाहो तो बेशक बैंकों के भी 2-3 और अधिकारी रख लीजिए। और जब आप एक बार फाइनल कर लें कि साहब ये लोन मिलने लायक व्यक्ति है, लोन मिलने लायक प्रोजेक्ट है, तो फिर उसके लोन मिलने में किसी तरीके की अड़चन नहीं आनी चाहिए। अगर ये अड़चनें आती हैं तो ये पवन जैसे लोग सिर्फ वृद्धावस्था पेंशन के भरोसे ही अपने माँ बापों के सहारे ही रहेंगे और ये कोई स्वरोजगार करने की स्थिति में नहीं आ पाएंगे। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में फिर से मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, किसी और विषय को लेकर के। तब तक आप इन चीज़ों पे मनन कीजिए कि किस तरीके से पुलिसिया तंत्र का उपयोग जनता की आवाज़ उठाने वालों के खिलाफ किया जा रहा है, किस तरीके से स्वरोजगार योजनाओं को डंप कर दिया जाता है। इन दोनों विषयों पे चर्चा जारी रहनी चाहिए और हम भी आगे चर्चा जारी रखेंगे किसी नए उदाहरण के साथ। मिलते हैं जल्दी ही। देखते रहिए प्रवचन डिजिटल।